तो दोस्तों आज हो गया 28 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पूरे देश में मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। कहा नहीं चाहते हैं कि लोग एक समुदाय पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। मामला सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच में लगा। धर्मगुरु की तरफ से पेश वकील ने कहा कि पूरा एहतियात बरतते हुए जुलूस निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिस तरह पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दी गई, पर्यटन पर्व के दौरान जैन समुदाय को मंदिर में जाने की अनुमति दी गई, वैसे ही इस मामले में भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि वकील ने कोर्ट से मुहर्रम के धार्मिक महत्व को बताते हुए मामले पर विचार की दरख्वास्त की, लेकिन कोर्ट ने कहा आप हमारी दिक्कत नहीं समझ रहे हैं। पूरे देश के लिए कोई एक आदेश नहीं दिया जा सकता है। हर जगह जुलूस का आदेश दे दिया गया तो हालत बेकाबू हो सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य और को गंभीर खतरा हो सकता है। कल को एक समुदाय विशेष पर लोग कोरोना फैलाने का आरोप लगाएंगे, ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आज की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल भी बढ़ने लगी है। नवंबर महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच 29 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों के सभी सांसदों के साथ अहम बैठक बुलाई है। भाजपा मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में बिहार से आने वाले भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। इसके साथ ही बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि इस वक्त बिहार में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला काफ़ी गर्म है। लगातार बिहार सरकार के मंत्री, बिहार बीजेपी के नेता इस मामले पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का बैठक में शामिल होना भाजपा की आगे की रणनीति साफ कर सकता है। बता दें कि बीते दिनों चुनाव आयोग की ओर से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसके बाद से ये साफ संकेत मिलने लगे थे कि इस बार भी चुनाव वक्त पर ही होंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, कथित तौर पर इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने वाले खबरें प्रकाशित करने के आरोप झेलते रहे सुदर्शन न्यूज़ और इसके एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के फिर से एक ऐसी खबर के लिए चर्चा में है। सुरेश चौहान के ने एक दिन पहले सिविल सेवा में मुस्लिम समुदाय के लोगों के जाने पर निशाना साधते हुए एक प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो सुदर्शन न्यूज़ पर कार्यपालिका में मुस्लिम घुसपैठ को 28 अगस्त से पर्दाफाश करेंगे। इस पोस्ट में उन्होंने मुस्लिमों के लिए नौकरशाही जिहाद और यूपीएससी जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। सुरेश चौहान की पोस्ट और कार्यक्रम को सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर आईपीएस एसोसिएशन तक नफरत फैलाने वाला करार दिया है। दिल्ली पुलिस में तो इसकी शिकायत दी गई है। यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। आज की चौथी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार में लगातार प्रभाव बनते ही जा रहा है। आपको बता दें कि सीमांचल सहित बिहार के कई जिलों में लगातार एमआईएम का संगठन का काम चल रहा है। संगठन का विस्तार का भी काम चल रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच कल भागलपुर के चंपानगर में एआईएमआईएम का क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है, जिसमें जिला संयोजक रैयान अशरफी, एआईएमआईएम जिला सचिव जोहर शाहिद, मौलाना शम्स तबरेज, सैफुल्लाह अंसारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी भागलपुर इकाई बूथ लेवल तक तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। हम पूरी मजबूती के साथ स्थानीय मुद्दों पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश कार्यालय दारुल ईमान किशनगंज में बैसा प्रखंड प्रमुख परवेज आलम अपने 14 पंचायत समिति सदस्य, कई मुखिया और सैकड़ों समर्थकों के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के हाथों से पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए। हमारे समधी जनाब परवेज आलम साहब प्रमुख, उनके पास में गया था 8-10 दिन पहले, उनसे मुलाकात हुई और बड़ी मोहब्बत रखते हैं पार्टी से और अल्हम्दुलिल्लाह उसी मोहब्बत का सिला है कि आज वो यहाँ दारुल ईमान में आकर के हमारे सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब के सामने उनके हाथों से उन्होंने सदस्यता ली है। हम एमआईएम पार्टी के लिए ये बड़ी खुशी की बात है और ख़ास करके सीमांचल और बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे लोग जो हमेशा से समाज के हर तबका की खिदमत में लगे हैं और आज वो एमआईएम पार्टी से जुड़े हैं। जाहिर है एमआईएम पार्टी की ताकत बढ़ी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग आगे दुगनी ताकत से यहाँ पर हम लोग जीत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, चिल्लाते क्यों हो, शोर क्यों मचाते हो, किसी शायर ने कहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सारे भाइयों से, जितने लोग आए हैं, या मुखिया लोग आए हैं, मेंबर लोग आए हैं,
समिति लोग आए हैं, सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमें मुत्तहिद होना होगा। ये 70 सालों से जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जो हम लाचार हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, हमारे साथ तरह तरह की परेशानियां हैं, हम किसी ओहदे के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए अगर लड़ाई लड़ना है, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में हमें सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा और इस मुफलिसी, लाचारी, बेबसी के साथ लड़ना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे और हमारे यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी इंशाअल्लाह। आज की पांचवी बड़ी खबर, पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने तबलीगी जमात और सुदर्शन न्यूज़ पर तीखे सवाल किए हैं। पूना हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, सभी ने ये बात बहुत ही स्पष्टता से कही कि तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है और उनको अपराधी साबित करके अपनी नाकामी को छिपाया गया है राजनीतिक लाभ के लिए और टीवी चैनल्स ने नफरत फैलाई है। ये बात किसने कही? ये बात अलग अलग हाई कोर्ट ने भारत की कही और तबलीगी जमात के लोगों को लगातार रिहा करने की खबरें आ रही हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग, जिसमें आचार्य प्रमोद थे, मनीष तिवारी थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि हमने स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, तो इन लोगों के साथ साथ जो टीवी चैनल्स और भाजपा के लोग, संबित पात्रा जैसे जोकर, जो ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात के लोग गलत हैं, ये कोरोना बम है, इन्होंने कोरोना फैलाया, और दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमात के लोगों के लिए अलग से कॉलम बनाया। उसके बाद यूपी सरकार और विभिन्न सरकारों ने तबलीगी जमात का अलग कॉलम बनाया। आज 35 लाख के करीब हम केस होने वाले हैं। आज 60,000 से ज्यादा मौत भारत के नागरिकों की हो चुकी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब कौन कोरोना बम है, कौन कोरोना कैरियर है, ये बात बताई जाए। और साथ ही साथ जिन टीवी चैनलों ने सुबह से लेकर रात तक कोरोना बम, कोरोना जिहादी, कोरोना फैलाया, हर जगह गए, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? अगर कोई ये कह दे कि राम राज्य की तरह हम निजामे मुस्तफा, जो उसका मकसद न्याय होगा, मानवता होगा, भारत के संविधान की रक्षा होगा, तो उस पर आपत्ति जता करके उनको एनएसए लगा करके जेल में डाल दोगे। लेकिन जो कहे गोली मारो इस सालों को, जो सामने आकर के फायर करे, जो कपिल मिश्रा दिल्ली पुलिस को धमकी दे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो बौद्धिक आतंकी टीवी पर बैठकर बड़े बड़े ये एंकर्स ये कहें कि नहीं कोरोना जिहाद और वो गलत साबित हो, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, और जिसका असर ये हो कि कई जगह पर सब्जी वालों को मारा गया, ओला वालों के साथ हुई, गरीब लोगों के नुकसान हुआ और भारत का भाईचारा खंडित जिससे हुआ, उन एक पर भी एनएसए नहीं लगाया गया, यूएपीए नहीं लगाया गया। दूसरी तरफ एक है बड़ा जोकर कलाकार, उसके बारे में क्या बोलूं, वो कह रहा है कि मुसलमान आईपीएस आईएएस में जाकर के ये प्रशासनिक जिहाद कर रहे हैं। हाँ, हम प्रशासनिक जिहाद कर रहे हैं, हम देश की प्रगति के लिए जिहाद कर रहे हैं, देश में मानवता, न्याय और शांति के लिए जिहाद कर रहे हैं और करते रहेंगे। तेरे जैसे हजार से नहीं रुकने वाले। सुरेश चौहान के सुनो, हम भारत के अंदर इंसाफ का राज कायम करने के लिए हम जिहाद यानी जद्दोजहद यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड पीस हमारा जारी रहेगा। हमारा जिहाद भारत को सुपर पावर बनाने के लिए जारी रहेगा। भारत के अंदर अमन और अमान कायम करने के लिए जारी रहेगा हमारा स्ट्रगल। तुम नहीं रोक सकते। जितना तुम हमको परेशान करेंगे उतना मजबूती से हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। पेट में दर्द हो रहा है और हम स्पेशल ट्रेनिंग देकर के अपने बच्चों का आईएएस ऑफिसर और तमाम चीजों को लेकर प्री प्लान हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है। हम स्वीकार करते हैं कि क्या बता रहे, जिस चीज का मतलब नहीं जानते बोलते खाली। ये सब बातें हैं।
इन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या जिस प्रकार डॉक्टर अय्यूब साहब पर एनएसए लगाया गया, क्या सुरेश चौहान के साहेब मैं कहूं, इनके साहेब, इन पर भी एनएसए लगाया जाएगा?